हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, कल जो टॉपिक पढ़ाया हमने वह वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक में हमने बात करी जो प्राण के आधार पर, मतलब प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार पढ़ाए मैंने उसमें, और संघर्षी व्यंजन के बारे में पढ़ाया, स्पर्शी संघर्ष की व्यंजन के बारे में पढ़ाया और इत्यादि की जितने भी टॉपिक रहे होंगे उसमें सारा कुछ उसमें पढ़ाया। लेकिन कुछ चीज उसमें छूट गया था जो कि आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों और व्यंजन के प्रकार। हेडिंग डालिए, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें हम एक सारणी बनाएंगे और इस सारणी में स्वर और व्यंजन के बारे में बताएंगे कि किस स्थान से कौन सा वर्ण बोला जाता है या कौन सा व्यंजन या स्वर बोला जाता है। ओके, तो उच्चारण स्थान के आधार पर, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से हमारी जो पहली वाली वीडियो होगी उनको देख रहे होंगे, तभी जाकर आप इस वीडियो पर आए होंगे। ओके दोस्तों, स्वर और व्यंजन के प्रकार। स्वर और इसमें हम एक सारणी बनाएंगे। ओके, स्वर और व्यंजन के प्रकार, जिसमें कि कंप्लीटली आपको उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन बताएंगे। ओके, एक इस साइड लिख लीजिए, स्थान, किस स्थान से कौन सा वर्ण या स्वर व्यंजन बोला जाता है। ओके, स्थान के आधार पर। ओके, सबसे पहले लिखिए आप स्वर, फिर व्यंजन, फिर आएगा अंतस्थ व्यंजन। पूरा लिखिए, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो साथियों देख लीजिए उच्चारण स्थान। तो सबसे पहला आता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, जिसको नासिक के व्यंजन या बोलते हैं हम। ओके, नासिक। एक आएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ या कंठोष्ठ लिख लीजिए, कंठोष्ठ। नासिक हो गया, कंठ तालव्य हो गया, कंठोष्ठ, और एक हो जाएगा दंतोष्ठ। ओके, तो कंठ तालव्य में जो स्वर आता है वो मैं लिखा देता हूं आपको, ए और आई है। इसमें कंठ और तालव्य का प्रयोग होता है। क्या होता है? कंठ और तालव्य। कल मैं आपको बता चुका हूं कि कंठ पर कितना प्रभाव पड़ता है और तालु पर कितना प्रभाव पड़ता है, जिसके बाद हम ए और आई का उच्चारण कर पाते हैं। और जो सबसे पहले लिखा है हमने कंठ, कंठ के आधार पर स्वर, स्वर अ और आ। व्यंजन आएंगे क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ग। कौन सा आएगा क वर्ग में? क, ख, ग, घ और घ। क्योंकि इसमें जो कंठ, जिसमें कंठ का प्रयोग ज्यादा होता है, जिस व्यंजन या स्वर का उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग होता है, वहां पर क्या हो जाएगा? कंठ, क वर्ग, और पूरा क वर्ग आता है, क, ख, ग, घ और घ। ओके, नेक्स्ट है अंतस्थ। अभी इसको छोड़ लीजिए, क्योंकि कंठ के आधार पर अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो नहीं होता, और उसमें का भी नहीं होता है। देख लीजिए फिर तालु। तालु में जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो कल भी बता दिया, लेकिन सारणी के अनुसार आपके मन में एक खाका बन जाएगा कि कैसे हमें इसको याद रखना है और किस प्रकार से हमें ग्रुप सी के जो एग्जाम है उसमें डील करना है। ओके, फिर आता है
तालु, तालु में कौन आएगा? ई और बड़ी ई। स्वर में कौन सा आता है? तालु, तालु में ई और बड़ी ई। व्यंजन में कौन कौन सा आते हैं? च वर्ग। क्या आएगा? च वर्ग। और च वर्ग को कल मैंने बताया था आपको कि च वर्ग क्या है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। क्या है? जो च वर्ग है क्या है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ओके साथियों, च वर्ग में कौन कौन सा आएंगे? च, छ, ज, झ और या। ओके, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जो तालु से बोले जाते हैं वो कौन सा वाला है? कौन सा व्यंजन है? वो है या। कौन सा है? या। और जो उष्मीय व्यंजन है, उष्मीय व्यंजन में उच्चारण स्थान के आधार पर तालु में जो आता है वो तालव्य स आती है। और तालव्य स कौन सी वाली है? जो संलयम वाली स है। ओके साथियों, और इसका प्रयोग कैसे करते हैं? श, श, तालु से स, स। ओके, मूर्धा, मूर्धा के आधार पर स्वर कौन सा आएगा? री। क्योंकि जो हमारी जीभ है यह मुड़कर हमारे मुंह के ऊपरी तल को टच कर रहा है। ओके, इसलिए इसे क्या करेंगे? क्या कहेंगे हम? मूर्धन्य स्वर। ओके, तो मूर्धन्य स्वर में कौन आ गया? री। और मूर्धा में जो व्यंजन आता है वो कौन सा आएगा? मूर्धा, ट वर्ग। कौन सा आता है? ट वर्ग। ट वर्ग में आपको पता है ट, ठ, ड, ढ और अण। और जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में जो मूर्धा उच्चारण स्थान के आधार पर है वो आएगा र। और र कल मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या होता है कि जीभ फड़फड़ाती है। जहां पे जीभ फड़फड़ाती है, फड़फड़ाकर उस व्यंजन का उच्चारण करती है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। तो इसीलिए इसे हम किसे क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। और जो उष्मीय व्यंजन में जो मूर्धन्य जो व्यंजन होता है वो कौन सा है? मूर्धन्ती स। कौन सी वाली है ये? जिसे हम कहते हैं प वाली स, है कि नहीं? उत्तराखंड में क्या कहते हैं? प वाली श। और नेक्स्ट देखिए उच्चारण स्थान क्या? दंत। दंत के आधार पर कौन सा आएगा? जहां पर जीभ क्या करती है? दांतों के मसूड़ों को टच करती है तो वो क्या हो जाएगी? दंत। तो दंत में आपने देखा होगा अ आ कर दिया हमने कंठ, ई तालु, री, और जो दंत से आता है वो क्या आएगा? देख लीजिए, पहले देख लीजिए दंत से जो स्वर होता है, स्वरों का उच्चारण दंत से होता है? नहीं होता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ नहीं हो रहा है। इसलिए दंत के आधार पर स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। ओष्ठ के आधार पर होगा, और ओष्ठ के आधार पर जो स्वर आएंगे वो होते हैं उ और उ। उ, छोटी उ और बड़ी उ। ये क्या है? ओष्ठ के आधार पर इन स्वरों का उच्चारण करते हैं। जैसे हम अभी करेंगे उ और उ, तो हमारी जो ओंठ है वो क्या हो रहा है? गोलाकार स्थिति में उ और उ का क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं। और इसके बाद व्यंजन में ओष्ठ के आधार पर जिसका उच्चारण किया जाता है वह है प वर्ग। प वर्ग कौन सा है? क, च, ट, त, प। और यहां पर दंत में देख लीजिए, दंत में स्वरों का उच्चारण तो नहीं होता है, लेकिन दंत में क्या होता है? त वर्ग का उच्चारण होता है व्यंजन में। जो व्यंजन में त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, ये किस में आता है? ये आता है दंत्य व्यंजन। उसके बाद दंत में एक और आता है अंतस्थ व्यंजन में, य, र, ल। तो ल भी क्या है? दंत व्यंजन है। क्योंकि यहां हम क्या कर, ल बोलने पर दांतों, ऊपरी दांतों की मसूड़ों को जो उनकी जड़ों को टच कर रहा है तो वहां पर कौन सा होता है? दंती व्यंजन। और लास्ट है दंती स, जिसे हम कहते हैं सरसों वाली श। सरसों कैसे लिखते हैं? दंत्य स से लिखते हैं। ओके, अब ओष्ठ मैंने बता दिया, स्वर बता दिया, अब आते हैं व्यंजन पर। ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? प वर्ग है। प वर्ग में भी प, फ, ब, भ, म। ओके, क्योंकि यहां पर हम इसका उच्चारण करते समय प दोनों ओंठों को मिलाकर किसका प्रयोग हो रहा है? दोनों ओंठों को मिलाकर ओष्ठ व्यंजन का प्रयोग हो रहा है। जैसे प, फ, ब, भ, म।
चारों पांचों में क्या हो रहा है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, ओष्ठ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अब कुछ बचा है, य र ल व, नहीं, क्योंकि ओष्ठ में इसके बाद अंतस्थ व्यंजन ओष्ठ के आधार पर उसका उच्चारण नहीं करते। ओके, अब देख लीजिए नासिक। नासिक क्या, नासिक के स्वर होते हैं, हाँ, एक जो अंग जिसे अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार या अंग, अंग में किसकी किसकी मात्रा होती है, अनुस्वार की मात्रा होती है। तो यह क्या है, नासिक, जिसमें हम ज्यादा जिस स्वर का उच्चारण नाक से ज्यादा और मुंह से कम करते हैं उस स्वर को क्या कहेंगे हम। वैसे तो अयोग वहां में आता है, लेकिन पंचमाक्षर जितने आते हैं वो सब किस में आते हैं, नासिक व्यंजन में आते हैं। जैसे व्यंजन में देख लीजिए, क वर्ग में य, क वर्ग में ग आएगा, सॉरी, क वर्ग में क्या आएगा, ग, य, ण, न और म, ये किस में आते हैं, ये आते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के आधार पर जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं नासिक्य व्यंजन, और यहां पे लिख देते हैं नासिक्य व्यंजन। आप इसे नोट भी करते रहिए ताकि जब क्लास खत्म हो जाए, जब आप 1-2 महीने बाद क्लास को रिवीजन करें तो आपके पास मैटर जरूर होना चाहिए रिवीजन के लिए, इसलिए जरूर से आप इसको लिखते रहिए। अब देख लीजिए कंठ तालव्य, पहले ही बता दिया मैंने कि जो स्वर होते हैं कंठ तालव्य वो कौन कौन से, ए और आई, जहां पर कंठ और तालु का प्रयोग होता है वहां पे कौन सा आता है, ए और आई आता है। ओके, पहले इसको लिख लीजिए आप। क वर्ग में कंठ तालु आएगा, व्यंजन में नहीं आता है, अंतस्थ में भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। अब बचा कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, जिसमें कंठ का प्रयोग भी किया जाता है, साथ साथ में ओष्ठ का प्रयोग भी होता है, जिसमें कंठ के प्रयोग के साथ साथ ओष्ठ का प्रयोग उच्चारण करते समय होता है। तो वहां पे कौन सा व्यंजन या स्वर होगा, वो होगा कंठोष्ठ व्यंजन या स्वर। तो कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा, ओ और औ, स्वर में कौन सा है, ओ और औ। ओके साथियों, और जो व्यंजन में जो वर्गीय व्यंजन में देख लीजिए आप, कौन सा आएगा, इसमें आएगा कौन सा, ओष्ठ, क्या कंठोष्ठ है कोई, कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठोष्ठ के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है। ओके साथियों, और जो हमारे पास लास्ट बचता है वो है दंतोष्ठ, और दंतोष्ठ में सिर्फ एक ही व्यंजन आता है, वह है व। कौन सा वाला है, कौन सा व्यंजन है, व। तो जो जिससे हम कंठ से उच्चारण करते हैं जिस स्वर या व्यंजन का, उसे कहते हैं कंठ्य व्यंजन। क्या कहते हैं, कंठ्य व्यंजन। और जिसे तालु से जिस स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं उसे कहते हैं तालव्य व्यंजन, और जिसका मूर्धा से करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य। इसे नोट भी करते रहिए। और दंत से जिस स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं उसे कहेंगे हम दंत्य व्यंजन। क्या कहेंगे, दंत्य। और ओष्ठ के आधार पर तो ओष्ठ हो गया, ओष्ठ। नासिक के आधार नासिक्य, कंठ तालव्य के आधार कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। दंत प्लस दांत प्लस ओष्ठ के आधार पर जिन स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ कौन सा व्यंजन है, स्वर नहीं है, लेकिन कौन सा है, सिर्फ व्यंजन है। तो क्या आएगा यहाँ पे, व। तो इसे क्या कहेंगे हम, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन। तो आप इसे नोट करिए। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत कैसे प्रयोग करते हैं और उनकी जो परिभाषा है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है, इसीलिए आपको जरूर से वो समझना है। पहले से आप नोट कर दीजिए। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए आप सभी लोग, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा, और यहीं से कई क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। इसीलिए आपको अपने स्तर से जितना होता है
जितनी आपसे मेहनत होती है उतना करिए, तब जाके सफलता आपके हाथ लगेगी। ओके, तो हेडिंग डालिए अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहेंगे हम? वे स्वर व्यंजन या वे शब्द जिसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? हिंदी में करते हैं। किसमें करते हैं? हिंदी में करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप, पहले परिभाषा लिखिए आप। वे वर्ण जिनके या जिनका उच्चारण हिंदी में किया जाता है, या हिंदी में उच्चारण, हिंदी में, या कह सकते हैं वे वर्ण जिनका प्रयोग या उच्चारण या प्रयोग भी लिख लीजिए, प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? अनुनासिक कहेंगे। ओके, जैसे दूसरे शब्दों में कहेंगे हम कि वे शब्द जो तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, वे अनुनासिक कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैं यहां पे चंद्र बिंदु, अनुनासिक कौन सा हो जाएगा? चंद्र बिंदु हो जाएगा। ये है चंद्र बिंदु, जिसका प्रयोग हम किसी शब्द में करते हैं, और सबसे ज्यादा किसमें होता है प्रयोग? तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं चांद, तो चांद कैसा शब्द हो गया? यह एक तद्भव शब्द हो गया। दूसरा शब्द लिखते हैं एग्जाम्पल फॉर आंख। आंख को, आंख जो आ है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु रखने पर वो आंख का निर्माण करता है, और जो यह आंख शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। बस इतना ही याद रखना आपने कि जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे, वहां पर अगर जिसके बाद में तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो और पूछा जाए कि यह तत्सम या तद्भव है, तो आपको भूलना नहीं है कि उसमें क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। ओके, अब हेडिंग डालिए अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहेंगे? आगे मैं बता चुका हूं कि जो अयोगवाह है, स्वर, स्वर में आपने पढ़ा होगा, स्वर की जो श्रृंखला है, उच्चारण के आधार पर मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्रा के आधार पर 10 होती है। उसके बाद दो अंग और आहा, जिनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? इसको रखते हैं हम अयोगवाह श्रेणी में। किस में रखते हैं? अयोगवाह श्रेणी में। जो इस अ के ऊपर जो ये बिंदु लगी हुई है, इसी को अंगा, इसको क्या कहते हैं? अंगा की मात्रा कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग किसमें होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। अनुस्वार का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। जैसे तत्सम शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे अंग, अंग है, आप अपने स्तर से भी बताइए। अंग हो गया, जैसे जैसे हो गया, कौन सा हो गया? जैसे बोल सकते हैं तुरंग, तुरंग हो गया। काफी ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, और वह किस में आता है? तत्सम शब्दों में। उम्मीद है कि आपको अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अनुनासिक हमेशा तद्भव शब्द होता है, जबकि अनुनासिक हमेशा तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जबकि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है। और अपवाद के तौर पर कई शब्द होते हैं जो जिसमें अनुस्वार भी होता है। ओके साथियों, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए विसर्ग। विसर्ग हेडिंग डालिए, इसको मिटाते हैं। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर दिया होगा। तो
हेडिंग डालिए विसर्ग। विसर्ग मैंने अयोग वहां में आपको आहा बोला जो, तो जिसके पीछे आपने जो दो बिंदु देखी उसे ही क्या कहते हैं हम, विसर्ग कहते हैं। और विषय का जो विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं हम, ह के रूप में करते हैं, आहा। तो किसके रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका उच्चारण किस रूप में कर रहे हैं हम, ह के रूप में। तो लिख लेते हैं हम, विसर्ग का उच्चारण किसमें हो रहा है, ह के रूप में हो रहा है। और जो विसर्ग होता है, विसर्ग का प्रयोग हमेशा ये किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है। और यह वाक्य के अंत तथा वाक्य के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। वाक्य के अंत तथा वाक्य के बीच में भी विसर्ग का प्रयोग होता है। ओके साथियों, उम्मीद है कि आपने ये सब चीज समझ लिया होगा। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है हलंत। हलंत, हलंत का चिन्ह हमेशा ये आधा, किसी व्यंजन को आधा दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। और परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, हलंत की, वे व्यंजन जिनके साथ स्वर का, पहले जो परिभाषा है वो लिख लीजिए आप, वे व्यंजन जिनके साथ स्वरों का अभाव हो, स्वर का अभाव हो, मतलब स्वर उसमें सम्मिलित नहीं होता है, तब जाके वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हम उसको आधा दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज डेट क है, तो क को मैं आधा दिखाने के लिए इस क में हमेशा अ भी छुपा रहता है कि नहीं है। कल मैंने बता दिया था कि इस क में क्या है, इस क को पूरा करने के लिए अ का मिलना बहुत जरूरी होता है, तब जाके हम इसको क्या कहेंगे, पूरी क कहेंगे। जैसे क को आधा दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, हलंत का प्रयोग करते हैं और इसको अलग कर देते हैं, तो अ हटाकर यह आधा बन जाता है। जहां पर स्वर का प्रयोग नहीं होता है, तो वहां पर आधा, क को आधा दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, हलंत का प्रयोग। उसी प्रकार से ख को भी क ख ग घ, एग्जाम्पल के लिए इन तीनों को लेते हैं। ख में भी क्या है, अ छुपा है, खा आ, तो उसमें क्या हो रहा है, अ का उच्चारण भी हो रहा है। ग भी, इस पर भी हलंत लगाइए और अ को अलग अलग कर दीजिए, तब जाकर इस ग को, ये इसे हम क्या कहेंगे, आधा ग कहेंगे। घ में भी हलंत प्लस आ। तो इसी प्रकार से हलंत का प्रयोग किसी व्यंजन को आधा दिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ओके, इसमें बस इतना ही है। इसके बाद हम आपको र के बारे में पढ़ाएंगे कि र कितने प्रकार के हैं और उन र का प्रयोग हम कैसे और किस उसमें करते हैं। ओके, तो देख लीजिए र के प्रकार। र कितने प्रकार के होते हैं, र होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। और उन 4 प्रकार में जो र है, कौन सा आधा होता है, कौन सा पूरा होता है। कभी कभार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इसका क्या करो आप, वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद में काफी पूछा जाता है और कई बार आया भी है कि इसको कैसे इसका वर्ण विच्छेद करें। हम आपको बताते हैं। र होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं, र 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है सामान्य र, जो सामान्य है ये वाली र है, सामान्य र है। दूसरी है रेफ र, रडार र, सामान्य र, रेफ र, रडार र और पदेन र। पदेन र, सामान्य र ये वाली है,
जो आमतौर पर जिसका हम प्रयोग करते हैं, रेफ रॉ जो हम ऊपर वाली रॉ लगाते हैं ये, और रडार रॉ। रडार रॉ ये वाली होती है, जैसे हम प्रो लिखते हैं ना, प्रो, जो प्रो पर ये वाली रॉ रहती है वो क्या है, रडार रॉ है। और जो पदेन रॉ, पदेन रॉ जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, ट्री, ट्री, तो ये वाली रॉ है ये पदेन रॉ। इस पाद बिंदु पर पाद जो ये खड़ी पाई है इस पर क्या लगी है, ये वाली रॉ लगी है, तो इसे क्या कहेंगे हम, पदेन रॉ। सामान्यतः इस रॉ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं रात, सामान्यतः इस रॉ का हम प्रयोग करते हैं। और यह क्या है, पूर्ण रॉ है, या कह सकते हैं हम क्या, रजोधर्म, साइंस का शब्द है। और इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, इस रॉ का प्रयोग हो रहा है। और यह क्या है, पूर्ण रॉ है, रेफ रॉ। जो ये रेफ रॉ है इसको भी देख लीजिए आप, जो ये रेफ रॉ, जैसे मैं लिखता हूं क्या, प्रार्थी, प्रार्थी, तो प्रार्थी में जो ये वाली रॉ लगी है ऊपर, तो यह क्या है, एक आधा रॉ के रूप में लिखी जाती है हमेशा। किसमें लिखी जाती है, आधा रॉ के रूप में लिखी जाती है। और इसका हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे, प्रार्थी में ये वाली रडार वाली रॉ भी आ गई। चलो इस शब्द को नहीं लेते, दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे लिखते हैं अर्थ, अर्थ, अर्थ में साफ पता चल रहा है कि जो ऊपर वाली रॉ लगी रहती है हमेशा क्या होती है, आधा रहती है। जैसे लिखता हूं मैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, यह एक आधा रॉ है, थ को आधा दिखाने के लिए हलंत जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, और इसमें भी क्या जुड़ा है, अ, तो ये इसका क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, है ना। और एग्जाम्पल फॉर और बताता हूं मैं, जैसे लिखते हैं क्या, प्रार्थी हो गया, अर्थ हो गया, और क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे आ गया कर्म, कर्म को, जो कर्म का हम वर्ण विच्छेद करते हैं वो देख लीजिए, क को हलंत के रूप में आधा दिखाया जाता है और अ इससे अलग करते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाली रॉ, उसको हम मैंने पहले बता चुका हूं कि यह क्या है, हमेशा आधा रॉ के रूप में लिखते हैं। कर्म, मो में भी हलंत आएगा और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, अ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। जब तक आपको इसका पता नहीं होगा तो आप वर्ण विच्छेद आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं रडार, जो रडार वाली रॉ है, जो रडार वाली रॉ है उसका प्रयोग कैसे करते हैं देखेंगे। जैसे मैं लिखता हूं प्रकार, प्रकार, तो इसमें हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिए आप, अगर मैंने प्रकार लिखा है, प्रकाश लिखा है या प्रकृति लिखा है, अब तो ये रॉ का प्रयोग भी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कौन सी रॉ आ जा रही है, फिर इसमें आ जा रही है री वाली रॉ, जो इसमें रॉ, जबकि वो रॉ नहीं है बल्कि क्या है, वो री है। फिर भी हम इन दो एग्जाम्पलों को कंप्लीट कराएंगे। प्रकार, तो यहां पर एक ध्यान रखना है आपने, जैसे मैंने प्रो लिखा है, तो इस प्रो में हमेशा कौन आधा रहता है, प्रो में हमेशा प आधा होगा यहाँ पे, ओके, प आधा है। और पूर्ण रॉ कौन सी है, जो ये हमें, जो हमने नीचे वाली रॉ लगा रही, कौन सी रॉ है, रडार रॉ, वो क्या होती है, पूरी होती है। यहाँ पर विशेष ध्यान यही रखना है, लेकिन कई बच्चों को लगता है कि ये क्या, यहाँ पे क्या है, आधा रॉ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या नहीं है, आधा रॉ नहीं है। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, प आधा, र पूरी, क आधा हलंत लगा के, प्लस आ की मात्रा है, धन श आधा है, और इसमें क्या है, अ का उच्चारण भी हो रहा है। तो यह इसका पूर्ण और शुद्ध वर्ण विच्छेद है। प्रकाश का शुद्ध जो वर्ण विच्छेद है वो क्या है, प आधा, धन र, धन क आधा, धन अ, धन आ, और धन श आधा प्लस धन अ, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विच्छेद। उसी प्रकार से प्रकार का करेंगे, सेम यही आएगा ऊपर भी, प्र, मैंने बता दिया कि प हमेशा क्या होता है, इसमें रडार रॉ में हमेशा प आधा होगा, रॉ पूरी होती है, क आधा होगा, क आधा दिखाने के लिए मैंने हलंत का आपको नियम समझा दिया कि कैसे करते हैं, प्लस आ आएगा इसमें, रॉ आधा, और अ तो पूरा ही आएगा। तो इसी प्रकार से रडार रॉ का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद आता है पदेन रॉ, और पदेन रॉ ज्यादातर जो अंग्रेजी शब्द होते हैं उनमें पदेन रॉ का प्रयोग हम करते हैं।
जैसे मैं लिखता हूं ट्री, तो यहां पर ट्री लिखा है मैंने, ट्री हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्राइवर हो गया। और पहले हम इन दो एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं। तो ट्री को अगर मैं वर्ण विच्छेद करता हूं इसका, तो कैसे करूंगा, हमेशा ट इसमें क्या हो जाता है, आधा होगा इसमें भी, और इसमें रॉ क्या होती है, पूरी रॉ होती है। और ट्री ई की मात्रा है इसमें, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा रखेंगे, धन ट धन पूरी रॉ धन ई, तो क्या हो जाएगा ट्री। इसी प्रकार से ड्राइवर, ड आधा धन आ धन र पूरी, व आधा धन अ धन र को आधा दिखाने के लिए हलंत प्लस अ। इसी प्रकार से इनमें वर्ण विच्छेद किया जाता है। और चार रॉ का प्रयोग कैसे करते हैं ये मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा, मुख्य जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। क्या है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ओके, अब देख लीजिए घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार कैसे कैसे हैं। इसे आपने नोट कर दिया होगा, हेडिंग डालिए घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजन, व्यंजन के प्रकार या व्यंजन। घोषत्व मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन। जैसे मैं किसी शब्द का उच्चारण कर रहा हूं या किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहा हूं, तो कैसे उसमें किस वर्ण में किस व्यंजन में कितना जो हमारी स्वर तंत्री में जो हमारी ये गला है ना, गला, तो इसमें स्वर तंत्री है, स्वर तंत्र के अंदर जितना कंपन होगा वह घोषत्व के आधार पर कैसे बंटे रहेंगे उस हिसाब से मैं बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं आपको, घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक अघोष होता है और दूसरा सघोष होता है। घोषत्व के आधार व्यंजन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक है अघोष और दूसरा है सघोष। आपको घोष का अर्थ बताता हूं मैं। घोष, घोष का अर्थ हमेशा किससे होता है, कंपन, या इंग्लिश में कहे तो वाइब्रेशन। जितने आपके गले में वाइब्रेशन होगी उस आधार पर आप घोष के आधार पर अपने जो व्यंजन है उनको क्या कर पाएंगे, उनका पृथक्करण कर पाएंगे। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, अघोष और सघोष। ओके साथियों, हेडिंग डालिए अघोष। अघोष, अघोष शब्द से साफ साफ पता चल रहा है कि अघोष का अर्थ क्या होता है। अ का अर्थ होता है अधन घोष, पहले ऐसे लिखिए, अधन घोष। अ का अर्थ होता है नहीं, जबकि घोष का अर्थ होता है कंपन, ओके, या वाइब्रेशन। जिस व्यंजन में या जिन व्यंजनों में कंपन का आभास या कंपन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे अघोष। अ मतलब नहीं और घोष का अर्थ होता है कंपन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय कंपन नहीं होती है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम अघोष व्यंजन। ओके साथियों, अब लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं अघोष व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन पूरा लिख लीजिए इसे, अघोष व्यंजन। देख लीजिए जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन का, या क्या कहें कि व्यंजन का वर्ग के पहला और दूसरा प्लस जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा अघोष होते हैं। इसमें क्या नहीं होती है, कंपन नहीं होती है, या ये सब इन शब्दों का उच्चारण करते समय क्या नहीं होता है, वाइब्रेशन, गले में वाइब्रेशन नहीं होती है। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं वो पहले दूसरे। जैसे मैं कहूं का, खा, ये क्या है, ये अघोष व्यंजन। क्या है, अघोष व्यंजन। वर्ग का पहला और दूसरा हमेशा क्या होता है, वो होता है अघोष। फिर आएगा च, छ,
उच्चारण करिए क। क बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, अघोष व्यंजन में रखा गया है। ओके, क च ट ट ठ, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अघोष व्यंजन। त थ, ये भी अघोष व्यंजन। प फ, नोट भी करते रहिए आप। क च ट त प, ये क्या हो जाएगा, ये सारे हैं अघोष व्यंजन। और साथ में जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये भी क्या है, इसमें भी ये भी क्या है, ये भी है अघोष व्यंजन। ओके, उम्मीद है कि आपको अघोष समझ आया होगा, जिनमें कंपन नहीं होता है, जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय गले में कंपन या वाइब्रेशन नहीं होती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा अघोष व्यंजन। मैंने कल आपको अल्पप्राण और महाप्राण काफी आसानी से समझा लिया था, और आशा ही नहीं बल्कि आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा वो पहला लेक्चर जो वर्णमाला से आया था, और जो आज हमारा जो लेक्चर उसके बाद आप इसको देख रहे होंगे, यही उम्मीद आपसे रखते हैं, और भविष्य में भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारी जो क्लासेस आ रही है, इनको आप जरूर से देख रहे होंगे, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो उन गरीब छात्रों तक हमारी ये फ्री क्लासेस नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि उनको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हमने चैनल देखे हैं उन पर पूर्ण डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा घोषत्व के आधार पर, जो दूसरा प्रकार है वो है सघोष। तो अब हेडिंग डालेंगे आप सघोष, पहले इसे लिख लीजिए, सघोष। इसको मिटा देना आप, यहाँ पे लिख लेना ऊष्मीय व्यंजन, वो गलती से लिख दिया था मैंने, ऊष्मीय व्यंजन। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालिए सघोष, सघोष व्यंजन। हेडिंग डालिए सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। तो किसे कहेंगे हम सघोष व्यंजन, तो वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, उसे क्या कहेंगे हम, सघोष व्यंजन। परिभाषा लिख लीजिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री में कंपन होती है, उसे कहते हैं हम सघोष व्यंजन। तो कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से सघोष व्यंजन है, कौन कौन से स्वर सघोष हैं, और इनमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने वर्ण सघोष और कितने अघोष। अघोष तो बता दिए, तो देख लीजिए, जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो हमेशा सघोष होता है। और इसमें जो अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, वो भी क्या है, कितने अंतस्थ व्यंजन, चार, तो वो क्या है, सघोष। प्लस इसमें जो सभी स्वर है, सभी स्वर, सभी स्वर भी क्या है, सघोष है। प्लस इसमें आएगा एक और ह, जो हमने उसमें व्यंजन से लिया था, ह भी क्या है, हमेशा ह बोलने पे भी कहीं ना कहीं इसके उच्चारण करते समय वाइब्रेशन का अभाव हो रहा है। तो कौन कौन से वो देख लीजिए आप, तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और ह किसमें आएंगे, हमेशा सघोष व्यंजन में। तो देख लीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, क ख ग घ ग, क ख ग घ घ, च छ ज झ
य, ट ठ ड ढ। जैसे मैं ढ बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं गले में वाइब्रेशन हो रही है, एक कंपन टाइप की उत्पन्न हो रही है, तो वो किस में आएगा उसके बाद? सघोष व्यंजन में। ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। क्या हो गया? घ ग घ ग ज झ य ड ढ अण द ध न और ब भ म। ये किस में आएंगे हमेशा? सघोष व्यंजन। ये क्या है? सघोष व्यंजन। प्लस सघोष व्यंजन में क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व। मैंने कल आपको बताया था कि य और वो हमेशा किस में आते हैं? अर्धस्वर में आते हैं, जबकि र मैंने बोला था ये प्रकंपित, या इसको कहते हैं हम लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। और जब ल बचता है, ये मैंने बताया था पार्श्विक व्यंजन। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको जरूर से याद आ रहा होगा। इन दोनों को बोलते हैं अर्धस्वर, इसको र को बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, और जो ल है ये क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। और सभी स्वर कौन कौन से आएंगे? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये क्या हो जाएंगे सभी? ये सभी हो जाएंगे सघोष। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो स्वर हैं उच्चारण के आधार पर, वे सभी क्या हैं? वे सभी हैं सघोष व्यंजन। ओके साथियों। और जो लास्ट बचा है ह, जो ऊष्मीय व्यंजन में जो ह है, यह भी क्या है? यह भी एक सघोष व्यंजन है। तो साथियों, आज के टॉपिक में बस इतना ही है, और वर्णमाला का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा वह संधि वाला टॉपिक होगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।